हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द नॉलेज रेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस के ऊपर अबाउट 15 क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो आज का है ये एक तरीके का आपके लिए मॉक टेस्ट है ईवीएस के ऊपर। तो आप लोगों ने जो है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया होगा और ये वाला वीडियो जो है स्पेशली टारगेट करता है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो आपका एग्जाम रहेगा, क्योंकि जो उसके अंदर ईवीएस का सिलेबस है ये क्वेश्चन उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो अब बाकी एग्जाम है उनके अंदर भी है, आप लोगों को पता ही है कि ईवीएस का काफ़ी सारा सिलेबस है, लेकिन मेरा मेन टारगेट जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है। उसी के सिलेबस के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन जो है वो डिज़ाइन किए हुए हैं। ठीक है गाइस, तो अब आप लोगों को करना क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका है, अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को खुद ट्राई करिए, उसका आंसर करिए और लिखते रहिए साइड पे आप लोग, और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। और एट द एंड ऑफ जो 15th क्वेश्चन होगा उसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 15 में से कितने मार्क्स आए हैं, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि मुझे पता चले कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो कैसा है, इजी था, हार्ड था या फिर मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। क्योंकि सेम ऐसे ही जो मैं प्रैक्टिस सेट जो है कम से कम 4-5 जो है ईवीएस के ऊपर आपके लिए लाने वाला हूं, ताकि मुझे पता चले कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा था इस वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर उसी के हिसाब से बनाऊंगा। ठीक है ना, उसी के मतलब हिसाब से क्वेश्चंस को डिजाइन करूंगा, जैसा आज का आप मुझे बताओगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और साथ ही जर्नल साइंस के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे प्रैक्टिस के और प्रीवियस ईयर के जो वीडियोस हैं वो डाले हुए हैं आई बटन के ऊपर, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग उनको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो अगर आप लोगों को हमारा कॉन्टैक्ट अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने जो दूसरे दोस्त जो लोग आपके प्रिपेयर कर रहे हैं साथ में जेके एसएसपी के लिए, उनके लिए भी उनके साथ आप लोग शेयर करिएगा। ठीक है गाइस, तो जल्दी से देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ लेक इज कंटेमिनेटेड विद DDT इट्स हायर कंसंट्रेशन वुड बी फाउंड एट। अब जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या आने वाला है। अब आपको यहाँ पे पूछा होगा कि एक लेक है जो कंटेमिनेटेड हो गई है DDT के साथ। ठीक है ना, तो अब आप लोग जानते ही हो कि DDT जो होती है वो होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जो एक प्रकार का क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ठीक है ना, इसको हम लोग एज ए मॉस्किटो रिपेलेंट के तौर के ऊपर भी हम लोग यूज करते हैं। तो अब लेक के अंदर बहुत ज्यादा जो है DDT जो है आ चुका है, तो अब उससे क्या होगा, यानी कि जो फूड चेन के अंदर अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो है इसकी कंसंट्रेशन कहाँ पे पाई जाएगी। तो अब ये मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आया है आपका बायोमैग्निफिकेशन, अगर आप लोगों को याद हो बायोमैग्निफिकेशन जो टॉपिक था हमारा, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अलग अलग लेवल्स में जब हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनकी एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसी चीज़ को बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो अगर आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को इसका आंसर आ चुका होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, टर्शरी कंज्यूमर्स। अब आपको पता ही है ना कि जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे आपके मतलब जो प्रीडेटर एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, जैसे लाइन है या फिर कुछ बर्ड्स भी होते हैं जिनको कोई दूसरा जानवर नहीं खाता है। क्योंकि अगर हमारे सबसे पहले हमारे अगर हार्बीवोर्स हैं उनको कोई दूसरा खाएगा, फिर आगे उसको खाएगा, ठीक है ना, लास्ट में जाके हमारे पास क्या आते हैं, टर्शरी कंज्यूमर, उनको कोई नहीं खाता। इसीलिए जो है हमारा DDT जो होगा वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा, दूसरे से तीसरे में और तीसरे से आगे लास्ट वाले में जाएगा। तो वहां पे जाके उसकी जो सबसे ज्यादा अमाउंट होगा वो लास्ट वाले में होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, टर्शरी कंज्यूमर्स। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। अब आपके जो इन्वायरमेंट के अंदर यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। ठीक है ना, अब ये जो उसका CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है। अब ये टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, कि जाने कि आपसे यह पूछा गया कि CO2 जो है ऐसी कौन सी चीज को एब्जॉर्ब करती है जिससे वातावरण का जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो सबसे पहले क्या है ऑप्शन देखो, द वाटर एब्जॉर्ब्स। तो अब देखो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। आपसे ये पूछा गया है कि जो CO2 की जो मात्रा है आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है धीरे धीरे। अब ये जो क्या कर रही है, टेम्परेचर को राइज कर रही है, धीरे धीरे टेम्परेचर को बढ़ा रही है। जैसे जैसे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ रहा है।
अब ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है कि CO2 जो है ऐसा क्या एब्जॉर्ब कर रही है जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखो, द वाटर वेपर्स ऑफ द एयर एंड रिटेन्स इट्स हीट, यानी कि वाटर वेपर्स हैं उनको ये पकड़ती है, ठीक है, CO2, और उसकी जो हीट होगी उसको रिटेन करके रखती है। दूसरा है द अल्ट्रावायलेट पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन, थर्ड है ऑल द सोलर रेडिएशन, और लास्ट वाला है द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। तो मैं आपको सीधा डायरेक्ट बता दूं कि जो हमारी CO2 होती है ना, वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है किसको, इंफ्रारेड पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। जितनी भी सोलर रेडिएशन होती हैं उनके अंदर क्या होता है, EMR होता है, ठीक है ना, आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, उसमें पूरी अलग अलग रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट होती हैं, विजिबल होता है रीजन, उसमें इंफ्रारेड होता है, बाकी भी होती हैं। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा अंदर आती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो होती है इंफ्रारेड वाली, ठीक है, और उसी को जो है CO2 एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और उसको एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि हमारे वातावरण का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट वगैरह तो आप लोगों को पता है कि वो ओजोन लेयर जो होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, वही उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पे डी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड रेन। तो यहाँ पे एसिड रेन के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट, अब देखो बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जल्दी से बच्चा पढ़ता है तो इनकरेक्ट को करेक्ट समझ लेता है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, यहाँ पे करेक्ट नहीं पूछा हुआ। सबसे पहला है एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर द लाइफ फॉर्म्स, बिल्कुल सही है ये, कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं, प्लांट्स, एनिमल, सभी के लिए एसिड रेन हानिकारक है, ठीक है ना। इट डज नॉट कॉज एनी हार्म टू द मॉन्यूमेंट्स, इट डज नॉट कॉज एनी हार्म टू द मॉन्यूमेंट्स। अब मॉन्यूमेंट्स मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनको कोई हार्म नहीं करती, ठीक है। तो आप बताओ करती है या नहीं करती है। उसके बाद है इट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शंस ऑफ SO2 एंड NO2 विद रेन वाटर। तो बिल्कुल सही है कि जो ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर के या फिर नाइट्रोजन के, उसी की वजह से जो है रेन वाटर, हमारा जो एसिड रेन है उसकी फॉर्मेशन होती है। इट्स pH इज ऑलवेज लेस देन 5.6। तो आपको मैं बता दूं कि जो 7 pH होती है, ठीक है ना, वो आपको पता है कि न्यूट्रल होती है और वो वाटर की होती है। अगर 7 pH से ऊपर है कोई भी वैल्यू है हमारे पास, तो वो बेसिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए होती है, और 7 से जो नीचे होते हैं वो एसिडिक के लिए। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे आपका HCl है, H2SO4 है, इनकी pH जो है वो आपकी 1-1.5 के पास आती है, ठीक है। अब यहाँ पे 5.6 है तो ये यानी कि 7 से नीचे है, तो ये भी एसिडिक सब्सटेंस के लिए, यानी कि एसिड रेन के लिए यहाँ पे बोला गया है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोगों को पता चल गया होगा अभी तक कि करेक्ट क्या आएगा, यहाँ पे करेक्ट है हमारे पास इट डज नॉट कॉज एनी हार्म टू द मॉन्यूमेंट्स। अब आपको याद होगा कि एसिड रेन जो है मार्बल से बने हुए जितने भी मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनको करोड कर देती है, उनको खराब कर देती है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इनकरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, CFCs रिलीज्ड फ्रॉम रेफ्रिजरेटर डिस्चार्ज इन द लोअर एटमॉस्फेयर मूव्स अपवर्ड एंड रीच। अब आपको पता है कि CFCs क्या होते हैं, वो रेफ्रिजरेंट जितने भी चीज़ें होती हैं हमारे, यानी कि ठंडा करने के लिए जो हमारे पास इक्विपमेंट्स होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अब ये जो है रेफ्रिजरेटर वगैरह इसको डिस्चार्ज करेगा लोअर एटमॉस्फेयर में, उसके बाद ये ऊपर जाएंगे तो कहाँ रीच करेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है ना पूछा गया ओजोन डिप्लीशन से, यानी कि ये CFCs जो हैं आप लोगों जानते हो कि O3 जो होती है हमारी ओजोन लेयर जो होती है उसको डिग्रेड करते हैं। तो वो ओजोन लेयर जो होती है यानी कि ओजोन गैस जो है हमारी, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो आप लोगों को पता है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसका मतलब ये वहां पे पहुंचते होंगे, ठीक है ना, तभी जो है ओजोन लेयर को ये जाके डिग्रेड करेंगे, O3 को जो है डिग्रेड करेंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बी, स्ट्रेटोस्फेयर तक वो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द हीटिंग अप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर विच इज ड्यू टू। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, और ग्रीन हाउस गैसेस में आप लोगों को मेनली पता है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह उसके अंदर होती है, मीथेन वगैरह हो गई। तो अब ये जो है बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, लेकिन इसमें जो है एक रेडिएशंस का भी रोल होता है। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है, आपको पता चल गया होगा इसका आंसर, इसका आंसर सी आएगा, इंफ्रारेड रेस, क्योंकि हमारे पास मेन जो ग्रीन हाउस गैस होती है वो होती है CO2, ठीक है ना। अब CO2 जो है वो किसको एब्जॉर्ब करती है, मेनली मैंने आपको पहले बताया इंफ्रारेड रेस को। जैसे ही इसको एब्जॉर्ब करेगी तो इससे क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर का, तो उससे क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इसको जो है पीछे भी डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड इज। अब CO कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके रिगार्डिंग जो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, इट रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो ये क्या सही है, बिल्कुल सही है,
कि ये अगर हमारे लंग्स के अंदर चले जाए, ब्लड के अंदर चले जाए, तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। बिल्कुल सही है। उसके बाद है द कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तो ये थोड़ा मतलब डाउटफुल है, तो ऑप्शन में तो करेक्ट यही है। इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन इन द ब्लड, तो ये भी बिल्कुल सही है, नन ऑफ दी अबव। तो अब देखो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास बी है। कैसे कि जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन होता है ना, जब भी हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन है और सीओ है, दो चीजें हैं। एक तो है हमारे पास O2 और दूसरा क्या है हमारे पास CO। दोनों में से काफी अच्छे से कौन बाइंड कर पाता है हमारे ब्लड के साथ, वो CO बाइंड कर पाती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो लेस स्टेबल है, ये बिल्कुल गलत है। कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन से, ठीक है। तो इससे जो है ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए जो है ये काफी अच्छे से उसके साथ बाइंड कर पाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी वाला है। नेक्स्ट देखो, द रैपिडली ग्रोइंग मास ऑफ फाइटोप्लैंक्टन कवरिंग द सरफेस वाटर ऑफ अ लेक और पॉन्ड इज नोन एज। अब देखो हमारे पास क्या होता है कि लेक पॉन्ड वगैरह है, उसके ऊपर कभी कभी फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, एक तरीके से माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो पानी की सतह के ऊपर जो है ग्रो करते हैं मेनली। तो बहुत बार जो है काफी तेजी से वो ग्रो कर जाते हैं, तो ऊपर से सरफेस जो होती है पानी की वो पूरी ग्रीन ग्रीन आपको दिखना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो अब ये किसकी वजह से होता है, वाटर पोल्यूशन की वजह से, वाटर हियासिंथ की वजह से, यूट्रोफिकेशन की वजह से, या फिर एल्गल ब्लूम की वजह से। तो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा, और अच्छे से अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तब भी आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर जो है सी है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जब हमारी किसी एक वाटर बॉडी की न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाती है, ठीक है ना। बहुत सारे हम लोग अलग अलग किस्म के फर्टिलाइजर्स या फिर दूसरे जो केमिकल्स यूज करते हैं और वो पानी के अंदर डालते रहते हैं, उससे क्या होता है, पानी के अंदर बहुत ज्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ती जाती है। उससे क्या होते हैं, हमारे पानी के अंदर जो है फाइटोप्लैंक्टन्स जो है एकदम से ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं, और पूरा का पूरा जो है ऊपर से वो पानी को कवर कर देते हैं, ठीक है। और बाद में जो है वहां पे एल्गल ब्लूम्स की फॉर्मेशन भी हो जाती है। तो इस जो हमारे क्वेश्चन है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है, यूट्रोफिकेशन है, ठीक है। ना कि हमारे पास यहाँ पे एल्गल ब्लूम बाद में बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होगा, फिर एल्गल ब्लूम बनेगा, ठीक। तो ये हमारे पास सी वाला जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स। तो अब ये यार बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है हमारे एग्जाम्स के अंदर, अलग अलग टाइप के जितने भी एग्जाम है बहुत बार आ चुका है। तो ये सबसे पहले हमारे पास हुई थी आई थिंक 1984 के अंदर जो है भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, और ये रिलेटेड है हमारे पास मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में मिक भी कहा जाता है, MIC, मिक, ठीक है। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई, 1984 में, रिलेटेड है किसके साथ, मिक, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनाइड। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नूस्फेयर इज सिनोनिमस ऑफ। नूस्फेयर, अब नूस्फेयर जो है ना, ये एक सोशियोलॉजिकल टर्म है जो ह्यूमन माइंड के साथ इसको रिलेट किया जाता है, लेकिन इसको सिनोनिमस माना जाता है किसका, एनवायरनमेंट का भी। ये आपके लिए शायद नया क्वेश्चन होगा, आपने किसी एग्जाम में शायद नहीं देखा होगा। तो नूस्फेयर जो है हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बोला जाता है। उसके बाद देखो, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से जो है अगर ऊपर की तरफ जाएं हम लोग, एटमॉस्फेरिक लेयर्स अगर देखें तो उनका करेक्ट सीक्वेंस आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आप लोगों को याद ही होगा यार, सबसे पहले आती है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। क्या आती है, ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्राटोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद आती है मीजोस्फेयर, और लास्ट में आती है हमारे पास थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ से ढूंढ लो अब कौन सा है। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर किस में है, तो ट्रोपोस्फेयर इसी में है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 11th देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फैक्टर फॉर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के लिए मेन फैक्टर कौन सा है, डिटर्जेंट्स हैं, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है, इंडस्ट्रियल सीवेज, उससे भी होता है, स्मोक से नहीं होता, एयर पोल्यूशन होता है, और डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, इससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे सी वाला तो डिस्कार्ड हो जाएगा, लेकिन तीनों में से आएगा। अब आपको ये बताना है, इनमें से डिसाइड करना है कि मेन कौन सा है फैक्टर। अब देखो, डिटर्जेंट्स जो हैं ये मेनली आपके घरों वगैरह में ही, लॉन्ड्री वगैरह में यूज होते हैं, हर जगह यूज नहीं होता, तो ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर जो है आप लोगों को पता ही है, ये भी जो है मतलब हमारी लैंड वगैरह के ऊपर ही डिकम्पोज करेगा, कोई भी जाके जो है पानी में नहीं फेंकता इसको इतनी आसानी के साथ, ठीक है। तो लास्ट वाला जो है हमारे पास इंडस्ट्रियल सीवेज, क्यों, क्योंकि आपको पता ही है हमारे पूरे भारत में, पूरी अर्थ के ऊपर जो है अलग अलग जगह पे है बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं। तो वहां से जितना भी निकलने वाला गंदा पानी है, केमिकल्स हैं, ये वो सारी की सारी चीजें जो है कहाँ डाली जाती हैं, वाटर बॉडीज के अंदर डाली जाती हैं। तो उसकी वजह से जो वाटर पोल्यूशन मेनली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज BOD।
अब बीओडी क्या होती है? अब बीओडी आप लोग जानते हो ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो अब बताओ मुझे जल्दी से यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन वाटर, या फिर द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर, या फिर सभी। तो इसका आपको पता है, अगर बीओडी की डेफिनेशन आपको पता है तो यहाँ पे आपको पता है सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बीओडी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज यूज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। जो पानी के अंदर जो एक ऑर्गेनिक मैटर है, डी डेड वाला है जैसा भी है, उसको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी ऑक्सीजन का यूज करते हैं, वो जो है हमारी बीओडी कहलाती है। और ये जो टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है डिजोल्व होता है पानी के अंदर, उसको हम डीओ कहते हैं, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। एक सीओडी भी होती है, ठीक है ना, आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर अच्छे से आप लोगों ने तैयारी कर रही हुई है तो सीओडी वगैरह भी आपको पता होगा। नेक्स्ट देखो, स्मॉग इज मेनली कॉज्ड बाय जो स्मॉग होता है वो किसकी वजह से होता है? अब देखो, स्मॉग जो बना हुआ है ये दो चीज़ों को मिला करके बनता है। मेनली आपको पता है ये सर्दियों वगैरह में होता है, क्योंकि जब फॉग पड़ती है तो उसके साथ जब हमारा स्मोक रिएक्ट करता है तो स्मॉग बन जाता है, ठीक है ना। फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहते हैं, या फिर सिंपली स्मॉग भी कहा जाता है। अब स्मॉग जो है उसके अंदर जब मतलब स्मोक होगा, तो स्मोक के अंदर आप लोग जानते ही हो मेनली क्या होता है, हमारे पास ऑक्साइड्स होते हैं सल्फर के और नाइट्रोजन के। और मेनली स्मॉग कहाँ देखने में को मिलता है? जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, यहाँ पे व्हीकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वो हमारे ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जब ये वो पूरा का पूरा स्मोक जब हमारा रिएक्ट करता है फॉग के साथ, तो स्मोक की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ग्रीन हाउस गैस। अब आपको यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के बारे में नहीं पूछा, नॉन ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो देखो, मीथेन जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद सीएफसी जो होते हैं ये भी हमारे पास ग्रीन हाउस गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो मेन है। उसके बाद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, ठीक है। नाइट्रोजन इज नॉट द ग्रीन हाउस गैस। तो ये हमारे वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आपको पता है ये सबसे ज़्यादा मात्रा में यही होती है, तो इसका कोई रोल नहीं होता ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मर्करी, कैडमियम, लेड, DDT, MIC एक्स्ट्रा और एग्जांपल्स ऑफ। अब आप आपको यहाँ पे कुछ मेटल्स के और कुछ केमिकल्स के नाम दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि ये किस टाइप के पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, या फिर आपके ये केमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, या फिर नॉन टॉक्सिक आपके पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये आपने बताना है कि किस टाइप के हैं। तो आपको पता ही है कि DDT हो गया, लेड, मर्करी वगैरह, ये ऐसे हमारे पास क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी क्या होते हैं? कैसे होते हैं? बिल्कुल भी नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये विद टाइम, और ना ही इनको जो है कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस या माइक्रोब्स वगैरह जो है इनको डीकम्पोज कर पाते हैं इतनी जल्दी से, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या है? बी है, ठीक है गाइस। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, 15 क्वेश्चन है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके कितने जो है आउट ऑफ 15 जो है सही हुए हैं, क्योंकि उसके बाद जो मैं नेक्स्ट जो आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ क्वेश्चन का, तो उसमें मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन को डिजाइन करूंगा, आपके लिए अरेंज करूंगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।